Hi and hello everyone. Welcome to the channel Being Persistent. हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की सीरीज़ ले रहे थे। तो उसमें हमने मर्केंटालिज्म की थ्योरी देखी, एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी देखी, देन कॉम्पिटिटिव कॉस्ट की थ्योरी देखी, उसके बाद हमने कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी देखी। बट आज जो थ्योरी है वो है न्यू ट्रेड थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको अलग अलग कॉमर्स रिलेटेड एंड रिसर्च रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। और अगर आपके कोई रिक्वायरमेंट हो वीडियो रिलेटेड तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कॉमर्स रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए हो तो शुरुआत करते हैं न्यू ट्रेड थ्योरी इस टॉपिक के साथ। क्या है ये थ्योरी, क्या बताती है? तो ये थ्योरी बेसिकली 1970 टू 1980s में आई थी, जो क्या बताती है कि एक पर्टिकुलर कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म जो है तो वो किसके बेसिस पे चलती है। तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब क्या कि एबिलिटी ऑफ फर्म्स टू गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी क्या होता है ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल? तो बेसिकली हम देखते हैं जब अलग अलग कंपनियां, अलग अलग स्टार्टअप्स, कंपनीज भी अलग अलग प्रकार की होती है, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, ठीक है, एनजीओज भी होते हैं। तो इसमें भी कंपनीज में भी और टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, सर्विस इंडस्ट्रीज़ होती है, ठीक है, तो ट्रेड इंडस्ट्रीज़ होती है। तो इसके हिसाब से जो कंपनीज होती है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ होती है या ट्रेड इंडस्ट्रीज़ होती है, तो वो अपना प्रोडक्शन जो भी करती है तो वो प्रोडक्शन जो है वो कम खर्चे में होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। मतलब कम खर्चा, मतलब कम कॉस्ट और रिजनेबल प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक अगर वो पहुंच गया तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने में आसानी हो सकती है और बिजनेस जो है वो स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ बढ़ सकता है। तो ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, मतलब अगर दो कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटर ए एंड कॉम्पिटिटर बी, मतलब ए कंपनी एंड बी कंपनी, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ए कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वही प्रोडक्ट बी कंपनी भी प्रोड्यूस कर रही है, बट ए कंपनी को उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में खर्चा कम आता है कंपेरेटिवली कंपनी बी से। ओके, तो फ़ायदा क्या होगा? कंपनी ए जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएगी कंपनी बी के कंपैरिजन में, और उसके लिए वो कंपनी ए जो है वो रीज़नेबल प्राइस में कस्टमर को वो प्रोडक्ट पहुंचा पाएगी और कंपेरेटिवली कंपनी बी से वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो जो है ब्रांड पोजीशन है वो किसकी क्रिएट होगी? अल्टीमेटली कंपनी ए की। तो ये होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो न्यू ट्रेड थ्योरी यही कहती है कि न्यू ट्रेड थ्योरी जो है वो आपको कोई भी कंपनी या फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाने में मदद करती है। मतलब क्या होता है? देखिए, यूनिट कॉस्ट रिडक्शन एसोसिएटेड विद लार्ज स्केल ऑफ आउटपुट। मतलब बहुत ज़्यादा आपने प्रोडक्शन किया हो भी तो भी आपका जो यूनिट्स, मतलब ईच यूनिट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए। कैन हैव इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। आया समझ में कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होना चाहिए? अभी ये किससे आप गेन कर सकते हो? तो इसके लिए आपको अपग्रेडेड न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए रहेगी, जिसकी वजह से आप क्या कर सकोगे कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और कम से कम खर्चे में प्रोड्यूस कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप उसको कस्टमर्स तक पहुंचा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो टेक्नोलॉजी जो हमने इससे पहले की थ्योरीज देखी उसमें थी क्या? नहीं, मर्केंटाइलिज्म की, एब्सोल्यूट एडवांटेज की या कंपेरेटिव कॉस्ट की, तो यहाँ पे थी, बट इतनी ज़्यादा उस टाइम पे कंपनी यूज़ नहीं कर रही थी। ठीक है, बट न्यू ट्रेड थ्योरी जब हमें हमने देखी डिस्कवरी उसकी, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज बनने लगी थी और उसका यूज़ भी कंपनीज करने लगी थी। एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेक्स लार्ज फर्म्स टू बी मोर इफिशिएंट। इफिशियंसी यानी कि क्या? कोई भी कंपनी की इफिशियंसी यानी कि क्या होती है कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, जिसकी वजह से कस्टमर क्या हो? सेटिस्फाइड हो कि उसे एक रिजनेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल गया है, तो इसको बोलते हैं इफिशियंसी। तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है तो वो स्मॉल स्केल से ज़्यादा ही इफिशिएंट होगी। एंड इंडस्ट्री में कंसिस्ट ऑफ मोनोपोली ऑफ फ्यू लार्ज फर्म। इसकी वजह से क्या हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोई मतलब फ्यू फर्म्स ही रहती है उस मार्केट में, तो वो मोनोपोली क्रिएट कर देती है। जैसे शुरुआत में क्या क्या था, बहुत सारे सिम कार्ड्स की कंपनीज थी, ठीक है, बट अभी जो है वो
एकदम 3-4 छोड़े तो कोई भी ऐसे पॉपुलरली यूज़ नहीं करता है। तो ये हो गया मोनोपोली क्रिएट करना, ठीक है। तो ये हो गई लार्ज फर्म्स। प्रोडक्शन में भी इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इन सेंस दैट एक्सेस ऑफ मोनोपोली प्रॉफिट्स आर कैप्चर्ड बाय लार्ज फर्म्स। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज हो भी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट एक की, तो यहाँ पे पहले बहुत सारी कंपनीज थी, ठीक है, बट कंपटीशन बढ़ने की वजह से एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी या फंड्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्या हुआ कि ये 3-4 कंपनीज जो है वो मार्केट से कहाँ हो गई, बाहर हो गई। एंड जो मार्केट का जो पूरा होल्ड है तो वो किसके पास आया, बाकी की 3-4 कंपनीज़ के पास। तो जिसकी वजह से वो क्या करती है, मोनोपोली एंजॉय करती है। एंड जो भी प्रॉफिट होता है तो अल्टीमेटली जो कंपनीज बाहर गई तो उसके कस्टमर्स कहाँ पे जाएंगे, जो मार्केट में अभी एग्जिस्ट कर रही है कंपनी उनके पास। तो प्रॉफिट में भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगा, तो वो जो है वो एंजॉय करती है। न्यू ट्रेड थियोरिस्ट एक्सप्लेन, क्या बोलते हैं जो थियोरिस्ट है वो, एंगेजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज मार्केट साइज। मतलब आप पहले लोकल लेवल पे काम करते थे, उसके बाद आप सिटी लेवल या टाउन लेवल पे गए, उसके बाद आप नेशनल लेवल पे चले गए, ठीक है, उसके स्टेट लेवल, देन नेशनल लेवल एंड देन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी जो मार्केट साइज़ है, मतलब आपके प्रोडक्ट को जो डिमांड है वो इंटरनेशनल लेवल पे मिलने लगेगी। दिस डिक्रीजेस एवरेज कॉस्ट इन एन इंडस्ट्री बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसकी वजह से आपका जो एवरेज कॉस्ट होगा प्रोडक्ट का वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे अभी जो डायग्राम हमने दिखाई गई है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि क्या, कि टू पर यूनिट खर्चा आता है किसको, कि प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है, 10 यूनिट को ले जाने के लिए 2 पर यूनिट खर्चा आ रहा है। तो कितना हुआ, 10 2 ज़ा 20। नीचे देखिए 50 यूनिट्स को ले जाने के लिए 1.50 पर यूनिट खर्चा आ रहा है। उसके बाद 100 को ले जाने के लिए 1 पर यूनिट खर्चा आ रहा है। तो अल्टीमेटली कौन सा ज़्यादा इफ़िशियंट है, तो ये ज़्यादा इफ़िशियंट है, क्योंकि $1 खर्चा आ रहा है 100 यूनिट्स को ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये चेक किया जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल कंपनी ऑब्टेन कर पाती है। तो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है इंटरनल इकोनॉमीज़, दूसरा होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनल इकोनॉमीज़, एवरेज कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल फर्म बोला गया है विल फॉल। एवरेज कॉस्ट, जो हर एक प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है एज दे प्रोड्यूस मोर आउटपुट एंड बिकम लार्जर। एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल, मतलब क्या कि जैसे जैसे प्रोडक्शन पहले 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर 50, फिर 100, तो इस वजह से क्या हो जाता है, इनका जो कॉस्ट है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। बट एक्सटर्नल क्या होता है कि इन विच एवरेज कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री इन कंट्री विल रिड्यूस एज इट प्रोड्यूस मोर आउटपुट एंड ग्रोज लार्जर। क्या बोला गया है कि एवरेज कॉस्ट जो होता है वो यहाँ पे भी रिड्यूस होता है जैसे जैसे आउटपुट में बढ़ोतरी होती है या बढ़ता है, ठीक है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बट यहाँ पे जो होता है इंडिविजुअल फर्म के बारे में देखा गया है एंड एक्सटर्नल में पूरी इंडस्ट्री के बारे में देखा गया है, ठीक है। और इंडस्ट्री में से जो छोटी फर्म है वो आती है इंटरनल इकोनॉमीज में। तो दस दिस थ्योरी स्ट्रेसेस द रोल ऑफ लक, देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन गिविंग अ फर्म मूवर एडवांटेज। मूवर एडवांटेज यानी कि क्या, फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि कोई भी सक्सेस या फिर कोई भी अचीवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमारा हार्डवर्क कितना है एंड लक फैक्टर कितना है, ओके। तो उसी तरह से कोई भी बिज़नेस अगर स्टार्ट होना है तो उसमें भी कुछ ना कुछ ये 3 चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है, जैसे कि लक है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योर कैसा है, एंड आप कितना इनोवेटिव अपना प्रोडक्ट को बना रहे हो, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट अगर मार्केट में पहले एंटर करे तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंजॉय करता है, यानी कि उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे तो वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम ही कमा पाएंगे, ठीक है। सो फर्म्स वो हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग एन अर्ली एंट्रेंट, पहले जो आएगा मार्केट में इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ, कैन बिकम डोमिनेंट फर्म इन द मार्केट, मतलब वो मोनोपोली क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो आएंगे तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं अपनी ब्रांड को बना पाएंगे, ओके। सो अभी जानते हैं कि ट्रेड क्यों ज़रूरी है।
तो ट्रेड क्या करता है, दो देशों को एक साथ ले आता है। तो जो देश है, दो देश है, कि ऐसा नहीं है ना कि एक ही देश के पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि कोई देश के पास कुछ ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा हो सकता है, कोई देश के पास कैपिटल यानी कि फाइनेंस ज़्यादा हो सकता है। तो एक दूसरे का जो भी स्पेशलाइजेशन है उसका फ़ायदा एक दूसरे के साथ, मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ अगर करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा एंड दोनों देशों की ग्रोथ जो है वो हो सकेगी। रियलाइजेशन ऑफ स्केल इकोनॉमीज़, मतलब इकोनॉमीज़ का पता चलता है कि हमारी कितनी कैपेसिटी है एंड हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस खर्चे में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, येस, मतलब क्या कि अगर हम डोमेस्टिकली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हो तो डोमेस्टिकली जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के चॉइसेस के हिसाब से हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। बट अगर हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाना हो तो उनके चॉइसेस को भी हमें देखना होगा। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेशंस करेंगे, कुछ ना कुछ न्यूनेस, यूनिकनेस लाएंगे, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उतना ही अच्छा अपना एक ब्रांड, अपनी एक इमेज बना पाए। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट में क्या ले आ पाते हैं, ग्रेटर वैरायटी। क्योंकि हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाने का सोचेंगे ही नहीं कंपनी, तो वो क्या करेगी, वैरायटी ज़्यादा इम्प्रूव या इनोवेट करने पे फोकस नहीं करेगी, जो चल रहा है वही चल रहा है। ठीक है, सो ट्रेड की वजह से ये फ़ायदा होता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट इज एबल टू स्प्रेड कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू वर्जन्स, अलग अलग वर्जन 7, 8, 9, 10, ओके, ओवर मिलियंस ऑफ पीसीज। अब तक तो बहुत सारे वर्जन्स उसने लाए हैं। इफ़ देर इज़ वर्ल्ड विदाउट ट्रेड, क्या होगा अगर ट्रेड ही नहीं है, जैसे सन विदाउट, मतलब अर्थ विदाउट सन, तो वर्ल्ड विदाउट ट्रेड, अभी जो है वो बिजनेसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी टोटली किस पे डिपेंड होती है, तो इनकम या जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, या फिर जो फाइनेंस है, तो इन सारी चीज़ों पे मोस्टली इकोनॉमी ग्रो होती है। तो अगर ट्रेड ही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे ही देशों में खेती कर रहे हैं लोग, और खेती होके भी उसमें उतना ज़्यादा इनकम नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसके लिए नो अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स, मतलब प्रोड्यूसर्स को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी कि मैं क्या प्रोड्यूस करूँ। और प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया तो कंज्यूमर खरीदेंगे भी नहीं, और प्रोड्यूसर ही नहीं है तो फिर वो काम किसको देगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड फॉर बिगर मार्केट एंड मोर कंज्यूमर्स, मतलब क्या कि ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी, और इकोनॉमी जो है वो जैसी की वैसी ही रहेगी, ग्रो नहीं हो पाएगी फाइनेंशियली। जो अदर कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उसकी रो में जाके वो नहीं बैठ पाएगी। बट कंट्री विद ट्रेड क्या होगा कि लार्जर, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो पाएगी फर्म, उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पता चलेगा, वो अचीव कर पाएगी, चॉइसेस बढ़ेंगी तो इसकी वजह से वैरायटी भी बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, एंड लोअर प्राइसेस टू कंज्यूमर। क्यों लोअर प्राइसेस, क्योंकि अगर हमें वैरायटी या इनोवेशन करना हो तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड एक बार आपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया तो आप क्या कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, और वो भी कम प्राइसेस में। ओके, सो अल्टीमेटली आपकी डिमांड एंड प्रॉफिट में भी इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज़ नेक्स्ट, तो फर्स्ट मोर एडवांटेज, ये कंसेप्ट क्या है, तो इट इज़ बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने में काम आती है। कि अगर एक कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, लोकल एरिया, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ग्रोसरी शॉप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या बोलते हैं हम, फूड के बहुत शॉप्स हैं, मतलब होटल्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बट वहाँ पे ना गैरेज है ही नहीं। ठीक है, बट वहाँ पे गैरेज नहीं है, या वहाँ पे कॉफ़ी शॉप नहीं है, वहाँ पे स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, तो अगर एक कोई ऐसा बंदा जिसके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ है स्टेशनरी शॉप के बारे में, या फिर कुछ कॉफ़ी शॉप के बारे में, ठीक है, तो वो उस लोकल शॉप में अगर वो एंटर कर जाएगा पहले, कोई और आने से पहले, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर किसको प्रेफर करेंगे, वो जो ओल्ड ये जो आया है उसको, या इसके बाद इसको जो कॉपी करने वाले हैं अलग लोग हैं उसको। तो अल्टीमेटली जो पुराना वाला है उसको ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसने क्या किया है, अपना एक ब्रांड क्रिएट किया है उस लोकेलिटी में। ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट पहले नहीं था और वो इसने अवेलेबल करा दिया है, और वो भी रिजनेबल प्राइसेस में। ठीक है, और कस्टमर्स का ट्रस्ट भी उसने गेन किया है क्योंकि वो पहले आया है इसलिए।
तो फर्स्ट मोर एडवांटेज को ये चीज़ें बहुत ही मिल जाती है। क्रिएट बैरियर टू एंट्री फॉर अदर फर्म्स, बट अदर फर्म जो है वो इसको कॉपी करने की रिस्क उतनी जल्दी नहीं उठा पाती है, क्योंकि उसका बिजनेस चलेगा इसकी गारंटी कम होती है। अमेज़ॉन क्रिएटेड फर्स्ट, या इसके एग्जांपल है कि अमेज़ॉन क्रिएटेड फर्स्ट ऑनलाइन बुक स्टोर। येस, इसके पहले नहीं था, बट अमेज़ॉन ने बुक स्टोर हमारे लिए ओपन किया है और अभी बहुत सारे अवेलेबल हैं। उसके बाद कोका कोला फर्स्ट सोडा टू हिट इन द मार्केट। येस, कोका कोला से पहले भी नहीं था, बट जो फर्स्ट सोडा है वो है कोका कोला, और वो पहला एंट्रेंट था मार्केट में। केलॉग जो है वो क्या है, ब्रेकफास्ट है, मतलब फूड है, जो जेम्स कैलेब जैक्सन ने 1863 में लाया था, और उसमें अभी बहुत सारे फ्लेवर्स भी ऐड किए गए हैं। एप्पल फर्स्ट आईफोन इन 2007, ठीक है, फर्स्ट आईफोन एप्पल ही है जो 2007 में आया था, ठीक है। उसके बाद उबर लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल साइड कार इन 2009। उबर ओला जैसे जो कार्स है, तो वो ये इन्होंने फर्स्ट मूवर का एडवांटेज जो है वो लिया है। सो आई होप आपको न्यू ट्रेड थ्योरी होती क्या है इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, एंड इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।